हेलो, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में जो हम देख रहे थे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर रहे थे, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हम जो है रेड डाटा बुक के ऊपर पहुंचे थे। रेड डाटा बुक जो है उसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले थे कि रेड डाटा बुक है क्या और ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, इसके अंदर जो कलर कोड इन्फॉर्मेशन पाई जाती है वो कलर कोड इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो कैसे क्या कलर कोड जो है वो डिसाइड किए गए हैं, कौन सा वाला कलर कोड किस वाले टाइप की स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। पहले तो हम रेड डाटा बुक की अगर बात करें ना, तो रेड डाटा बुक जो रेड डाटा बुक है अपने पास, ठीक है, ये जो है ये एक डॉक्यूमेंटेशन है। और ये डॉक्यूमेंटेशन जो है दिस डॉक्यूमेंटेशन this documentation is to provide complete information about for research and analysis of different species. ये वाला जो डॉक्यूमेंटेशन है ये प्रोवाइड करता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके लिए, जो डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज पाई जा रही है उनके रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रेड डाटा बुक हमें प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, इस रेड डाटा बुक में जो है हम डिफरेंट टाइप के कलर कोड्स को यूज में लेते हैं। ठीक है, तो जैसे द रेड डाटा बुक कंटेन्स Red data book contains color coded information sheet which are arranged according to the extinction risk. एक्सटिंक्शन रिस्क के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज है उनको अपन जो है कलर कोड इंफॉर्मेशन के रूप में रखते हैं, अरेंज करते हैं किसके अंदर, रेड डाटा बुक के अंदर। ठीक है, of many species and subspecies. डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज एंड सब स्पीसीज पाई जा रही है उन सबको हम कलर कोडेड इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, कलर कोडेड इंफॉर्मेशन सीट्स की फॉर्म में जो है रखते हैं। ठीक है, अब कौन सी वाली स्पीसीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज है उसको अपन ले रहे हैं। जैसे सबसे पहला हमने ले लिया कौन सा वाला, सबसे पहला हम ले रहे हैं
ब्लैक शीट, ठीक है, ब्लैक शीट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो ब्लैक शीट रिप्रेजेंट represents species which are confirmed to be extinct. वो वाले स्पीसीज जो कि हम कंफर्म कर चुके हैं कि ये वाली तो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ऐसे जितने भी स्पीसीज है उन सारियों को अपन क्या किस में रखते हैं? ब्लैक शीट के अंदर रखते हैं, ब्लैक शीट से रिप्रेजेंट करते हैं उन सारी स्पीसीज को, ठीक है। तो ऐसी ब्लैक कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सारी की सारी स्पीसीज क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है। इसके बाद अपन अगर बात करें दूसरी स्पीसीज की, तो जैसे दूसरी स्पीसीज हम ले रहे हैं कौन सी वाली, दूसरा जो है अपना कलर कोड इन्फॉर्मेशन, उसके अपन बात कर देते हैं आम्बेर शीट। अब जैसे आपके सामने मैंने दो कलर लिखे हैं, एक तो ये वाला जो कलर है ये तो है येलो, ठीक है, ये वाला कलर तो है येलो, और इसके ऊपर वाला जो कलर है जिसको मैंने लिखा है आम्बेर शीट जो लिखी है मैंने, ठीक है, ये वाला जो कलर है ना ये आम्बेर कलर है, ठीक है, आम्बेर कलर। इस आम्बेर कलर की हेल्प से जो है इस आम्बेर कलर की अगर शीट लेते हैं हम, ठीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? आम्बेर कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है आम्बेर फॉर दोज स्पीसीज whose status is considered to be vulnerable. Status is considered to be vulnerable. वल्नरेबल, ऐसी स्पीसीज जिसका स्टेटस कैसा हो, वल्नरेबल हो, उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? आम्बेर शीट से, ठीक है, वल्नरेबल वाले को आम्बेर शीट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद अपन अगर बात करें रेड बुक या रेड शीट, ठीक है, जो रेड शीट है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? रेड शीट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो रेड शीट जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है। रेड रिप्रेजेंट स्पीसीज that are endangered. ऐसी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है जो क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आती है, उनको अपन क्या बोल देते हैं? रेड शीट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन अगर बात करें कि वाइट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, जैसे नई ले लेते हैं, नई स्लाइड ले लेते हैं, नई स्लाइड के ले लें। जैसे अगला क्यों है वाइट शीट, वाइट शीट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो वाइट शीट इज असाइंड
assigned for species that are rare. Species that are rare. ठीक है, व्हाइट शीट जो है वो उनके लिए असाइन की गई है, जो कैसी होगी, सारी की सारी स्पीसीज कैसी होगी, रेयर होगी। मतलब बहुत ही रेयर उनके ऑर्गेनिज्म देखने को हमें मिलेंगे। ऐसे टाइप की जो भी स्पीसीज है उनको अपन किस में रखेंगे, व्हाइट शीट के ऊपर, व्हाइट शीट के ऊपर। ठीक है, व्हाइट शीट रिप्रेजेंट करती है रेयर स्पीसीज को। ठीक है, उसके बाद अपन अगर बात करें ग्रे कलर्ड स्पीसीज, ग्रे शीट, ग्रे शीट की अपन अगर बात करें तो ग्रे शीट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ग्रे colored sheet for those for the species that are classified as vulnerable, endangered, और रेयर। जो स्पीसीज जो है वो क्लासिफाई तो की गई है किसके रूप में, वल्नरेबल की फॉर्म में, एंडेंजर्ड की फॉर्म में और या रेयर की फॉर्म में। ठीक है, क्लासिफाई तो कर दी गई, बट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, बट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन is not available to be proper classified। ठीक है, तो ऐसे जो है हमारे पास इतने सारे टाइप की स्पीसीज आ गई। ठीक है, जैसे पहली जो थी अपनी ब्लैक कलर की स्पीसीज, ब्लैक कलर की जो शीट थी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि वो वाली स्पीसीज जो सारी की सारी क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। सारी की सारी वो वाली स्पीसीज जो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। उन स्पीसीज को अपन किस में रख देंगे, ब्लैक शीट में। जो भी ब्लैक शीट वाली जितनी भी होगी, इसको ब्लैक को ब्लैक से लिख देते हैं, जैसे ब्लैक शीट। ठीक है, जो ब्लैक शीट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि सारे की सारी वो स्पीसीज जो क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब वो उनका एक भी ऑर्गेनिज्म जो है बचा नहीं है, सारी की सारी क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई, अब वो नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे टाइप की जो स्पीसीज है उसको अपन किस में रख देते हैं, ब्लैक शीट के अंदर। ठीक है, दूसरा आम्बेर शीट जो कलर मैंने लिया हुआ है वो कैसा है, आम्बेर कलर ही है। ठीक है, तो आम्बेर कलर जो है या आम्बेर शीट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ऐसी स्पीसीज जो वल्नरेबल है, ऐसी स्पीसीज जो क्या है, वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब असुरक्षित, असुरक्षित है। ठीक है,
अभी वो जहाँ पर भी रह रही है वहाँ पर क्या नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे टाइप की स्पीसीज जो है उसको अपन क्या बोल देते हैं, वल्नरेबल, और उसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं आम्बियर शीट से। ठीक है, उसके मतलब नंबर तो सफिशिएंट पाया जा रहा है, ऑर्गेनिज्म तो है वहाँ पर, बट वहाँ पर जहाँ पर वो नेचुरल कंडीशन में रह रही है ना, वहाँ पर वो सुरक्षित नहीं है, मतलब कभी भी भविष्य में क्या हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है। ऐसे टाइप की जो स्पीसीज होगी उसको अपन रख देंगे वल्नरेबल में। ठीक है, उसके बाद रेड शीट, जो रेड शीट है वो रिप्रेजेंट करती है स्पीसीज को जो एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड मतलब अब उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि वो थोड़े ही टाइम में एक्सटिंक्ट हो जाएगी अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। उनके ऊपर अगर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया तो वो थोड़े ही टाइम बाद में क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो उस स्पीसीज को अपन क्या रखेंगे, रेड शीट के अंदर रख देंगे, रेड शीट के अंदर रख देंगे। ठीक है, उसके बाद अपन अगर बात करें दूसरी वाइट शीट, वाइट शीट जो है वो ऐसी स्पीसीज के लिए रखेंगे जो रेयर है, मतलब वो ढूंढने पे भी, बहुत ज़्यादा ढूंढने पर उसके एक दो ऑर्गेनिज्म जो है वो मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है। उनके ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ऐसी स्पीसीज जो बहुत रेयर पाई जा रही है उनको अपन कहाँ रख देंगे, वाइट के अंदर, वाइट शीट में उन स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और उससे अगला जो है अपना ग्रे शीट, ग्रे शीट जो है उसके अंदर अपन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उन स्पीसीज को जो क्लासिफाई तो कर दी गई, उन स्पीसीज को हमने क्लासिफाई तो कर दिया कि वो क्या है, असुरक्षित है, एंडेंजर्ड है और रेयर है। ठीक है, ऐसे तो हमने क्लासिफाई कर दिया, बट उसके लिए ना उसको ढंग से अगर हमें क्लासिफाई करना है, ऐसे प्रॉपर ऊपर ऊपर से क्लासिफाई किया है हमने, प्रॉपर पूरा क्लासिफाई नहीं किया, पूरी इंफॉर्मेशन इनके बारे में प्रोवाइड नहीं की है। ठीक है, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ऐसी अगर कोई स्पीसीज है जिसको हमने ऊपर ऊपर से क्लासिफाई तो कर दिया बट उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं, तो ऐसी वाली जो स्पीसीज है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ग्रे कलर से, ग्रे कलर की शीट से। ठीक है, तो ऐसे जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो किस में लिया गया है, रेड डाटा बुक में लिया गया है, और हर एक स्पीसीज की कैटेगरी के लिए अलग अलग टाइप के कलर को काम में लिया गया है। ठीक है, तो ये सारा काम स्पीसीज को क्लासिफाई करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन अगर बात करें कि रेड डाटा बुक में कितने सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है, तो अपन उसके लिए बात कर लेते हैं। जैसे 60,000 प्लांट स्पीसीज, 60,000 प्लांट स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज को क्लासिफाई किया गया है 60,000। ठीक है, एंड 20,000 animals are evaluated या इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे दूसरे कलर से लिख लेते हैं, रेड डाटा बुक में 60,000 प्लांट्स and 20,000 animals are evaluated and described under रेड डाटा बुक। अंडर रेड डाटा बुक बाय वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जो मॉनिटरिंग सेंटर है, बाय वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। कंजर्वेशन मॉनिटरिंग
मॉनिटरिंग सेंटर, या इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, WCMC, WCMC, ठीक है, ऐसे भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो ये जो है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग यूनिट जो है हमारी, इसने क्या किया है, एनिमल्स की रेड डाटा बुक बनाई और उस रेड डाटा बुक के अंदर लगभग 60,000 स्पीसीज प्लांट की और 20,000 स्पीसीज एनिमल्स की जो है इवेल्युएटेड की गई है, डिस्क्राइब की गई है इसके अंडर, ठीक है। ये सारी बात हो गई। इसके बाद अपन अगर बात करें कि रेड डाटा बुक की तो बात अपन ने कर ही ली। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा कि ब्लैक शीट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाइट शीट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेड शीट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रे कलर की शीट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आम्बेर कलर की शीट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो शीट है उनसे हम इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और अपन अगर बात करें जैसे एनिमल स्पीसीज की बात करें कि एनिमल स्पीसीज जो है वो कितनी कौन कौन सी क्या रिप्रेजेंट की गई है, इसके बारे में बात करें तो दिस बुक हैज मेजॉरिटी ऑफ threatened plant species, प्लांट स्पीसीज तो है ही, ठीक है। एंड इसके अलावा और क्या रख रही है, एंड फिशेज की कितनी स्पीसीज, फिशेज और फिशेज की स्पीसीज है 343 स्पीसीज, लगभग 343 स्पीसीज को जो है इसके अंदर इवेल्युएट किया गया है। फिशेज की कितनी स्पीसीज, लगभग 343 स्पीसीज को इवेल्युएट किया गया है इसके अंडर, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा और क्या, तो जैसे एम्फीबियंस हो गए, एम्फीबियंस की कितनी स्पीसीज, तो लगभग 50 स्पीसीज को रेड डाटा बुक में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इसके अलावा और क्या, तो जैसे रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स की कितनी स्पीसीज, 170 स्पीसीज, 170 स्पीसीज हो गई, ठीक है। इनको भी क्या किया गया है, रेड डाटा बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और क्या, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स के कितनी स्पीसीज, इनवर्टिब्रेट्स की लगभग 1335 इतनी स्पीसीज को क्या है इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है, रेड डाटा बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है इनवर्टिब्रेट्स की। इसके अलावा और क्या, तो जैसे बर्ड्स हो गए, बर्ड्स की कितनी स्पीसीज, 1037 स्पीसीज को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और मैमल्स की लगभग 497 स्पीसीज को रिप्रेजेंट किया गया है। आर स्पीसीज इन रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि रेड डाटा बुक में क्या क्या किया गया है। तो रेड डाटा बुक में ना 5 कलर की हमने शीट्स देखी, 5 कलर्स की, जो इसमें क्या किया था, हमने डिफरेंट कैटेगरीज के एनिमल्स को रिप्रेजेंट किया था। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को हमने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अपन अगर बात करें कि क्या क्या कौन कौन से स्पीसीज को रिप्रेजेंट किया गया एनिमल्स की, जैसे फिशेज जो है उसकी 343 स्पीसीज को रिप्रेजेंट किया गया, एम्फीबियंस के लगभग 50 स्पीसीज को रिप्रेजेंट किया गया, रेप्टाइल्स के लगभग 170 स्पीसीज को रिप्रेजेंट किया गया, और इनवर्टिब्रेट्स की तो बहुत ज़्यादा है, जैसे 1335 स्पीसीज को रिप्रेजेंट किया गया है। 1335 जो स्पीसीज है उनको रिप्रेजेंट किया गया है इसके अंदर। बर्ड्स जो है उसकी 1037 स्पीसीज को रिप्रेजेंट किया गया, 1037, ठीक है। एंड मैमल्स की अगर हम लें तो 497 स्पीसीज को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऐसे अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज है उनको रेड डाटा बुक के अंदर उनकी एक्सटिंक्शन कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये तो हो गया रेड डाटा बुक की बात। उसके अलावा
और अगर हम बात करें इसके अलावा और अगर हम बात करें तो जो IUCN है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, IUCN जो है अपने IUCN, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटेक्टेड, एक मिनट थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, IUCN प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट कैटेगरीज, एरिया मैनेजमेंट कैटेगरीज एरिया मैनेजमेंट कैटेगरीज, IUCN प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट कैटेगरीज की अगर हम बात करें अगर, तो सबसे पहली जो है वो कैटेगरी ए, कैटेगरी 1A, अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसमें हम पहली की बात कर रहे हैं कैटेगरी 1A, ठीक है, कैटेगरी 1A ये क्या करती है, वो एरिया रखती है जो स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, नेचर रिजर्व के लिए, स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व होते हैं, उन सारे के सारे रिजर्व्स को जो है अपने अंदर इंक्लूड करती है। कौन सी वाली कैटेगरी? कैटेगरी 1A, ठीक है। उसके बाद अपन अगर बात करें कैटेगरी बी, कैटेगरी 1B, कैटेगरी 1A एंड कैटेगरी 1B, ठीक है। तो ये वो वाले एरियाज रखती है जो सबसे ज्यादा वाइल्डनेस वाले होते हैं, वाइल्डनेस जो रखते हैं उन सारे एरिया को ये अपने अंदर जो है इंक्लूड करती है, ठीक है। कैटेगरी 1B जो है उसके अंदर हम किस किस को इंक्लूड किया? वाइल्डनेस एरियाज को इंक्लूड किया है, ठीक है। उसके बाद अपन अगर बात करें सी, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी सेकंड, इसको हम कैटेगरी सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जो है वो सारे के सारे नेशनल पार्क्स को रिप्रेजेंट किया गया है, नेशनल पार्क्स को इंक्लूड किया गया है, नेशनल पार्क्स, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी थर्ड जो है उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं नेशनल मॉन्यूमेंट्स को, नेशनल मॉन्यूमेंट्स को हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन अगर बात करें कैटेगरी फोर्थ की, कैटेगरी फोर्थ जो है वो रिप्रेजेंट करती है हैबिटाट या स्पीसीज मैनेजमेंट एरियाज को, स्पीसीज मैनेजमेंट एरियाज जो हैं उन सारी चीज़ों को कहाँ इंक्लूड किया गया है? कैटेगरी फोर्थ में, ठीक है। हैबिटाट जो स्पीसीज का मेन हैबिटाट है वहाँ पर, या स्पीसीज मैनेजमेंट जो एरियाज है उनके अंदर क्या किया गया है? इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ई हो गई अपनी। उसके बाद अपन बात करें एफ, जो है अपनी कैटेगरी 5, ठीक है। कैटेगरी 5 ये क्या करती है? ये प्रोटेक्टेड लैंडस्केप, या सीस्केप। जैसे लैंडस्केप अगर टेरेस्ट्रियल एरिया है तो उसको अपन क्या बोल देंगे? लैंडस्केप। और अगर
एक्वेटिक एरिया है या मेराइन या समुद्र की अपन बात करें, सी की अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या बोल देंगे, सीस्केप। ठीक है, सीस्केप। तो सीस्केप और लैंडस्केप के जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको इंक्लूड किया गया है कैटेगरी 5th के अंदर। उसके बाद अपन अगर बात करें कैटेगरी 6th, कैटेगरी 6th जो है एरिया विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का जो सस्टेनेबल यूज करने वाले जो जितने भी एरियाज है उन सबको अपन रख देते हैं कैटेगरी 6th के अंदर। ऐसे जो है हम कैटेगरीज को डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, जो IUCN प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट कैटेगरीज हैं उनमें हमने जो है यहाँ पर 7 कैटेगरीज को इंक्लूड किया हुआ है। 7 कैटेगरीज को, 7 कैटेगरी कौन कौन सी, कैटेगरी 1A, कैटेगरी 1B, कैटेगरी 2nd, कैटेगरी 3rd, कैटेगरी 4th, कैटेगरी 5th और कैटेगरी 6th। ऐसे टोटल मिला करके 7 कैटेगरीज है हमारे पास। 7 कैटेगरीज में अगर हम पहली की बात करें कैटेगरी 1A, तो ये वो वाले जो एरियाज है जहाँ पर नेचुरल रिजर्व्स जो है स्ट्रिक्ट है एकदम, वहाँ पर किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के लिए कोई भी जगह नहीं है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे अलाउड नहीं है। ऐसे स्ट्रिक्ट रीजन्स जो हैं उन स्ट्रिक्ट रीजन्स की अगर अपन बात करें तो वहाँ उनको रखा गया है कैटेगरी 1A के अंदर। ठीक है, कैटेगरी 1A के अंदर रख दिया। फिर कैटेगरी 1B जो है, कैटेगरी 1B जो है उसकी अगर अपन बात करें तो वहाँ उसके अंदर कौन से वाले एरियाज को इंक्लूड किया गया है, वाइल्डरनेस एरियाज को, जहाँ पर वाइल्डरनेस पाई जाती है, जो जंगली एरियाज हैं उन एरियाज को रखा गया है कैटेगरी 1B के अंदर। उसके बाद अपन अगर बात करें कैटेगरी 2nd की, तो कैटेगरी 2nd में नेशनल पार्क्स को रखा गया। जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनको कहाँ रख दिया, कैटेगरी 2nd के अंदर। फिर कैटेगरी 3rd की बात करें तो उसके अंदर नेशनल मोन्यूमेंट्स, कैटेगरी 4th के अंदर हैबिटाट, जो स्पीसीज का मैन हैबिटाट होता है उसको रख दिया। ठीक है, और क्या रख दिया, स्पीसीज मैनेजमेंट एरियाज को। स्पीसीज मैनेजमेंट एरियाज जो हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ गए, कैटेगरी 4th के अंदर। उसके बाद कैटेगरी 5th की अपन अगर बात करें तो वो प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स और सीस्केप्स, जो भी प्रोटेक्टेड लैंडस्केप और सीस्केप आ रहा है उसको अपन ने कहाँ रख दिया, कैटेगरी 5th के अंदर। और कैटेगरी 6th जो है वो उन एरियाज को रखती है जिनके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज किया जा रहा है, सस्टेनेबल यूज किया जा रहा है। उन सारे एरियाज को अपन ने रख दिया कहाँ पर, कैटेगरी 6th के अंदर। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। उसके बाद अपन अगर बात करें कि जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इनके बीच में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नेशनल पार्क्स की। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, नेशनल पार्क्स की। सबसे पहले कौन से वाले स्टार है, चलो इसी से ले लेते हैं नेशनल पार्क। अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो अगर अपन नेशनल पार्क की बात करें तो ये होते क्या है, तो ये जो है एरिया होते हैं साइंटिफिक एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाले। एरिया ऑफ साइंटिफिक एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, एरिया ऑफ साइंटिफिक एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, वो एरिया जो साइंटिफिक एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं उन सारे एरियाज को अपन क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क्स। दूसरी बात, ये ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय
गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, इसको मेंटेन करेगी और इसका आधिपत्य जो है वो सारा किसके पास में है, गवर्नमेंट के पास में है। गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड ये जो है प्रॉपर्टी है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज वाली। तो इसको इसके बाद अपन अगर बात करें कितने नेशनल पार्क्स हैं देश के अंदर, तो 1992 के अकॉर्डिंग तो कितने थे, पिछली क्लास में हम देख चुके। 1992 के अकॉर्डिंग तो 76 नेशनल पार्क्स हैं। अगर 1992 में अगर देखें हम नेशनल पार्क का नंबर, तो वो था इंडिया के अंदर, इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर हम देखें जो टोटल नेशनल पार्क्स का नंबर जो है वो कितना था 1992 में, तो 76। और अभी अगर रिसेंट की बात करें ना, अभी जो है 106 नेशनल पार्क्स हैं, 106 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। ये हो गया कि कितने सारे नेशनल पार्क है। अगर हम बात करें फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था, फर्स्ट नेशनल पार्क की अगर अपन बात करें, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, ठीक है, हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क, या इसी को अपन एक नाम और दे देते हैं, ये तो हो गया पुराना वाला नाम, ओल्डर वन, ओल्ड नेम, इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, है ना, ओल्ड नेम। और दूसरा वाला जो है वो बात कर ले अपन, या इसको बोल देते हैं अब क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कब दिया, ये अभी नया दिया है, तो न्यू नेम। ये क्या है, हमारा नया नाम है, ठीक है। तो ये सबसे पहला वाला जो नेशनल पार्क था वो कौन सा वाला था, हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद अपन अगर बात करें कि नेशनल पार्क में और क्या है, तो ये सॉरी, ये पाया कहाँ जा रहा था, ये पहला वाला जो अपना नेशनल पार्क है वो है कहाँ का, उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का है, ठीक है, उत्तराखंड का ये वाला जो है हमारा नेशनल पार्क है। इसके अलावा ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइड आउटडोर रिक्रिएशन, कैंपिंग, एजुकेशन, कैंपिंग, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। क्या क्या प्रोवाइड किया, एक तो आउटडोर रिक्रिएशंस को प्रोवाइड करता है कि आउटडोर रिक्रिएशंस हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, और एजुकेशन कैंप भी अलाउड करता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या, ये है कौन सा वाला रिजर्व, तो ये रिजर्व है अपना रिजर्व ऑफ नेचुरल एंड सेमी नेचुरल एंड सेमी नेचुरल डेवलप्ड लैंड। डेवलप्ड लैंड का जो है ये एरिया है, ठीक है।
ये नेशनल पार्क जो है नेचुरल एंड सेमी नेचुरल डेवलप्ड लैंड का एरिया जो है उसको अपन क्या बोल देते हैं, नेशनल पार्क, या नेशनल पार्क के अंतर्गत वो सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सबसे पहला अपन पहले वाले को ही ले लेते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस किस ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करके रखा गया है, तो एक तो टाइगर, ये किसके लिए फेमस है, टाइगर एंड एलिफेंट सफारी के लिए, टाइगर एंड एलिफेंट सफारी के लिए जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस है। कौन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए है, टाइगर और एलिफेंट की सफारी के लिए। दूसरा अगर अपन बात करें, दूसरा जो है वो अपना है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसकी अगर अपन बात करें तो ये जो है कहाँ पर पाया जा रहा है, सबसे पहली बात तो यही होनी चाहिए, कहाँ पर पाया जा रहा है, असम में, असम में पाया जा रहा है। असम का जो है एक नेशनल पार्क है, कौन, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और इसमें क्या हम कंजर्व करके रख रहे हैं, तो एक वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, राइनोसेरस जो है एक सींग वाला जो गेंडा है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। और क्या, तो तीसरा जो है अपना वो है सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, तो ये है अपना वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। ये क्या किसके लिए फेमस है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड टाइगर्स के लिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड टाइगर के लिए जो है ये अपना सुंदरबन नेशनल पार्क या वेस्ट बंगाल वाला जो नेशनल पार्क है वो जो है इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसको अगर अपन पूरा देखना चाहें एक ही बार में पूरा देख लेते हैं, जैसे पूरा ये नहीं, हाँ, तो ये हो गया अपना पूरा नेशनल पार्क। इसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो ये है क्या, तो एरिया है किसका, हिस्टोरिक एंड साइंटिफिक इम्पोर्टेंस वाला एरिया है, ठीक है। एक हिस्टोरिक एंड साइंटिफिक इम्पोर्टेंस वाला एरिया जो है वो है कौन, नेशनल पार्क, ठीक है। किसके द्वारा आधिपत्य लिया गया है इसके ऊपर और कौन इसको मेंटेन करता है, तो गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो खुद इसको अपने आधिपत्य में लेते हुए उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। और 1992 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नेशनल पार्क का जो नंबर है इंडिया के अंदर था 76 और अब जो है इसका नंबर बढ़ करके हो गया है 106, ठीक है। अगर फर्स्ट नेशनल पार्क की बात करें, इंडिया में फर्स्ट नेशनल पार्क था कौन सा, तो फर्स्ट नेशनल पार्क था हमारा हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, या इसको अपन एक नाम और बोल देते हैं क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। अभी जो पुराना नाम था वो तो था क्या, हेली नेशनल पार्क, और नया कौन सा वाला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये नेशनल पार्क, तो उत्तराखंड में है,
ठीक है। ये क्या और नेशनल पार्क क्या प्रोवाइड करते हैं, तो ये एक तो जो आउटडोर रिक्रिएशंस हैं और एजुकेशन जो कैंप होते हैं उन सबको अलाउ करते हैं, ये वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। कौन, ये जो अपने नेशनल पार्क है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, ये जो है नेचुरल और उसके साथ साथ में सेमी नेचुरल जो डेवलप लैंड हैं उनके रिजर्व्स हैं। नेशनल पार्क क्या होते हैं, तो नेचुरल एंड सेमी नेचुरल जो डेवलप लैंड हैं उन सब के क्या है, ये रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद अपन अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले देखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहाँ पर है, उत्तराखंड में। किसके लिए फेमस है, टाइगर एंड एलिफेंट सफारी के लिए, ठीक है। और कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के लिए फेमस है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अपन अगर बात करें सुंदरबन नेशनल पार्क जो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में है, किसके लिए फेमस है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट और टाइगर के लिए। मैंग्रोव फॉरेस्ट और टाइगर के लिए ये फेमस है। उसके बाद अपन नया टॉपिक जो है उसकी बात करते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर अपन बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पहले लिख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसमें किसको इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो है नेचुरली अकरिंग सेंचुरीज, नेचुरली अकरिंग सेंचुरीज लाइक जैसे हम बात करें सच एज आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या है, नेचुरली अकरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जो मतलब हमने खुद डेवलप नहीं की है, वो कैसी है, नेचुरली अकर हुई है, ठीक है। आइलैंड हो गया, दैट प्रोवाइड protection for species protection for species from hunting पहला तो क्या हो गया, हंटिंग। दूसरा प्रिवेंटेशन, तीसरा और कंपटीशन ये तीन चीजों को क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है। इन तीन चीजों से किसी स्पीसीज को बचाने का काम करती है। सबसे पहला तो क्या हो गया, हंटिंग शिकार से, दूसरा प्रिवेंटेशन से, और तीसरा कंपटीशन से। जो दो स्पीसीज के बीच में पाया जा रहा है, कंपटीशन पाया जा रहा है, उसको कम करने का काम भी कौन करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो कि नेचुरली अकर हुई है। जैसे कि उसका अगर एक एग्जाम्पल ले लें अपन, तो वो क्या हुआ, आइलैंड। आइलैंड क्या है, नेचुरली अकरिंग एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद अपन अगर बात करें, ये क्या करती है, तो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और क्या करती है, तो मेंटेनिंग या ऐसे लिख दो, मेंटेनिंग एनिमल्स until death,
जब तक कि एनिमल की डेथ ना हो जाए तब तक उसको मेंटेन करने का काम करती है कौन? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, ये हो गया। और क्या करती है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जो नंबर है वो कितना है? अगर ओल्ड नंबर देखें तो नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 442। ये तो क्या हो गया? पुराना वाला नंबर, ओल्ड। ठीक है, और नया अगर अपन बात करें तो जो है 573 जो है ये नया है। न्यू नंबर जो है अपना वो क्या आ रहा है? 573। ठीक है, तो ये ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है उनका नंबर पुराना अगर देखें तो 442 और नया देखें तो 573 न्यू। ठीक है, ये हो गया। और क्या है ये? तो दीज आर होम ऑफ थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको। These are home of several endangered species of animals. स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, ये जो है बहुत सारी जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनका होम है। यहाँ पर बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा गया है। अगर इन सारे होम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो भी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये बहुत सारी स्पीसीज को बचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल अपन बात करें तो जो पहला अपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ले रहे हैं वो है अपनी पेरियार या इसको एक नाम और बोल देते हैं, क्या? पेरियार। आजकल शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। ठीक है, पेरियार। या तो पहले तो क्या बोलते थे? पूरा पेरियार बोलते थे, अब क्या बोलते थे? पेरियार। ठीक है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अंदर जो है ये पहले तो पाई कहाँ जा रही है? तो केरला में पाई जा रही है। ठीक है, केरला में ये है किसके लिए इंपॉर्टेंट? फॉर एलिफेंट एंड टाइगर। केरला में जो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जा रही है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एक तो एलिफेंट के लिए और दूसरा टाइगर के लिए। ठीक है, ये दो स्पीसीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन अगर बात करें दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो दूसरी है अपनी अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पाई जा रही है? ये है अपनी जो है, एक मिनट, अन्नामलाई, इसका दूसरा नाम भी है अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या इसको आजकल बोलते हैं इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये जो है
पैंथर, एलिफेंट, एंड टाइगर। इन 3 चीजों के कंजर्वेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा हो गया? एक तो एलिफेंट हो गया, एक पैंथर हो गया और एक टाइगर। ठीक है, इन 3 एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए ये वाली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन अगर बात करें और तो जैसे भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहां पर है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव नेशनल पार्क भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, यहां पर क्या क्या कंजर्व करके रखा गया है? तो जैसे बर्ड्स, डिफरेंट बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, बर्ड्स हो गया और साइबेरियन क्रेन हो गया, साइबेरियन क्रेन्स हो गए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी ये क्या है? इंपॉर्टेंट प्लेस है। और एशियाटिक एलिफेंट भी जो है वो यहां पर देखने को मिलता है। एशियाटिक एलिफेंट जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात हो गई, जिसमें हमने क्या क्या देखा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या क्या कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है? जैसे पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? जैसे सबसे पहले वाली जो है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो एलिफेंट एंड टाइगर के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है पैंथर, एलिफेंट एंड टाइगर के लिए। तीसरी जो है अपनी भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? बर्ड्स के लिए। बर्ड्स यहाँ पे जो है बर्ड्स विदेशों तक के आते हैं, अलग अलग टाइप के, और देसी विदेशी स्पीसीज बर्ड्स की देखने को मिल जाती है। वो हो गई साइबेरियन क्रेन्स हो गए, रॉयल बंगाल टाइगर हो गया और एशियाटिक एलिफेंट हो गया। ये सारे की सारी स्पीसीज जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारी हो गई। उसके बाद अपन अगर बात करें बायोस्फीयर रिजर्व्स की, बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है, बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें यहां पर जो है स्पीसीज कैटेगरीज of protected areas of land या coastal environment where pupils are integral part of ecosystem। अभी तक जितने भी हमने देखे ना, उन सारे रिजर्व्स में से जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो ऐसे एरियाज है, ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज है जहां पर जो है पीपल्स को या ह्यूमंस को ना इंटीग्रेटेड पार्ट इंटीग्रल पार्ट मानते हैं इकोसिस्टम का। नेशनल पार्क में ना ओनली एनिमल्स को रखा जाता है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो हैं उनको रखा जाता है, जो भी प्रोटेक्ट करना है जिसको भी हमें उसको रखा जाता है। ठीक है, ऐसा ही हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में करते हैं।
बट यहाँ पर जो है बायोस्फीयर रिजर्व में ना वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं उन सब को भी, लोकल आदमियों को या लोकल लोगों को भी वहाँ पर इंक्लूड कर लिया जाता है इस इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा ये किसके लिए है, तो कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम और जेनेटिक रिसोर्सेज और इकोसिस्टम के कंजर्वेशन के लिए जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको ना 3 जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। 3 जोन्स में इनको डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला जो है अपना वो है बफर जोन, या सॉरी सबसे पहला जो है अपना कोर जोन, कोर या नेचुरल जोन भी इसको बोल देते हैं। यहां पर किसी भी टाइप का कोई भी इंटरफियरेंस अलाउड नहीं है। नेचुरल जोन या कोर जोन बोल देते हैं, यहाँ पर ओनली वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, बाकी किसी भी प्रकार का कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पर अलाउड नहीं है। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, अनडिस्टर्ब्ड एरिया भी बोल देते हैं। इट इज अनडिस्टर्ब्ड एरिया, अनडिस्टर्ब्ड एरिया it is legally protected, it is legally protected इकोसिस्टम है। ठीक है, इट इज लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम या एरिया, ये जो है अपना लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम का भाग होता है। इसके अलावा दूसरा जो अपन देखें कोर एरिया हो गया अपना, दूसरा जो जोन है वो है अपना बफर जोन। बफर जोन यहाँ पर ना थोड़ी बहुत जो है डिस्टर्बेंस अलाउड है, यहाँ पर इंटरफियरेंस अलाउड है थोड़ी बहुत, बाकी ज़्यादा नहीं। इट इज सराउंड द कोर जोन, ये जो है वो कोर जोन को क्या करता है, सराउंड करता है, घेर के रखता है। ठीक है, और इट एकोमोडेट variety of resources used in research and education। रिसर्च एंड एजुकेशन, ये जो है बहुत सारी वेराइटीज़ कैरी करता है, जो कि क्या कर रहे हैं, जो यूज़ में आ रही है कहाँ पर, रिसर्च एंड एजुकेशन में यूज़ में आ रही है। ठीक है, वो सारी वेराइटीज़ ये कैरी करता है। उसके अलावा थर्ड जो है अपना बफर जोन के अलावा तीसरा जो है अपना वो है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशनल जोन, ये जो ट्रांजिशनल जोन है अपना, ठीक है, यहाँ पर ना ये आउटर मोस्ट लेयर होती है बायोस्फीयर रिजर्व की। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा ये जो है, ये वाली जोन जो है, इट सर्व्स एज एन एरिया
एज एन एरिया ऑफ एक्टिव कॉरपोरेशन। एज एन एरिया ऑफ एक्टिव कॉरपोरेशन। एक्टिव कॉरपोरेशन का एरिया की तरह काम करता है बिटवीन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एंड लोकल पीपल्स। ठीक है, जो वहाँ के रहने वाले लोकल पीपल्स हैं उनके बीच में, और जो डिफरेंट टाइप के लोकल पीपल्स और जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट एरियाज है उनके बीच में क्या कर रहा है, ट्रांजिशन जोन का काम कर रहा है। ठीक है, एक्टिव कोऑपरेशन एरिया की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जैसे अपन इसको अगर डायग्राम से समझना चाहें तो डायग्राम जब बनाएंगे हम उसका, तो जैसे ये एक जोन, जैसे ये हो गई अपनी एक जोन। ठीक है, एक जोन, इस एक जोन के अंदर ये दूसरी जोन, और तीसरी के अंदर ये वाली तीसरी जोन। इसको तो अपन बोल देते हैं कोर जोन। सबसे अंदर वाला जो रीजन है इसको अपन बोलते हैं कोर जोन। ठीक है, इसके बाद बाहर वाला जो है इस वाली को बोल देते हैं अपन बफर जोन। ठीक है, और सबसे लास्ट वाली ये वाली जो जोन है इसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ठीक है, तो ऐसे 3 एरियाज पाए जाते हैं जहां पर जो है अलग अलग टाइप की लेयर्स बनी हुई है। ये एक एरिया कोर जोन, जहां पर ओनली क्या रहेंगे, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो रहते हैं। यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई भी इंटरफियरेंस अलाउड नहीं है। दूसरा बफर जोन, जहाँ पर क्या है कि थोड़ा बहुत इंटरफियरेंस अलाउड है। यहाँ पर कोई भी साइंटिफिक रिसर्च होगी या एजुकेशनल टूर होगा, उसके लिए थोड़ा बहुत इंटरफियरेंस यहाँ पे अलाउड हो जाता है। ठीक है, तो बफर जोन हो गया। इसके बाद ट्रांजिशनल जोन, ये वाला जो जोन है यहाँ पर जो है ह्यूमंस और जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जो होता है, जंगल का जो मैनेजमेंट होता है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उनके बीच में एक्टिव कॉरपोरेशन पाया जाता है। वो दोनों मिल करके इस वाले एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया आज अपना तीनों जो रिजर्व्स हैं, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, और जो ये तीसरा वाला अपना हो गया बायोस्फीयर रिजर्व। इन सब के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो हमने आज देख लिए। आज के लिए फिर हम इतना ही देखते हैं, बाकी का देखते हैं अपन कल।